दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैंने 48 वीडियो जो है इस टोपी का निशान देखा होगा आपने बनाया, जिसमें महाभारत भी था, कुछ चुटकुले थे, कुछ भूत प्रेतों का था, कुछ सच्ची घटनाओं पर था। 48 वीडियो हो गया। अब हमने सोचा कि हम किस पर वीडियो बनाएं। तो ये है कि कभी सेना में रहे हैं, देश प्रेम तो है ही, आपके अंदर भी देश प्रेम है, तो क्यों ना फॉरगेटिंग हीरो, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए, जिनकी पूरी मूछें भी नहीं आई, या आई तो शादी नहीं की, उनके आज बाल बच्चे नहीं हैं, और इस माँ भारती के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, या खुद अपनी रिवॉल्वर से अपनी जान को गंवा दिए, पर अंग्रेज के हत्थे नहीं आई। देश में 3 प्रकार की कैटेगरी थी। एक जिनका खून ठंडा था पर देश को आजाद कराना चाहते थे, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग। एक जो है देश को आजाद कराना चाहते थे पर क्रांति से, अंग्रेजों को मारकर भगाने से। और तीसरा ऐसा वर्ग था, जब तक अंग्रेजों की जी हजूरी और उनके तलवे नहीं चाट लेते थे, उसमें राजा महाराजा भी थे, तब तक उनको शाम का खाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बोलते थे अंग्रेज बहादुर। जबकि हमारे यहाँ बहादुरों की लड़ी लगी हुई है, पर उनको बहादुर नहीं बोलेंगे, अंग्रेज बहादुर। आज हम टॉपिक पर बना रहे हैं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की रिवॉल्वर और उनके गद्दार साथी। देखिए चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए क्या किया, मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद का फोटो आते ही मूछें खड़ी खड़ी ऐठते हुए, बगल में एक जनेऊ पहने हुए, अब बगल में रिवॉल्वर लटकाए हुए, धोती पहने हुए, यही फोटो मिलता है। कक्षा 6 में थे तो वह बड़ा दुबला पतला फोटो मिला था। तो अमूमन भगत सिंह की ऐसे टोपी होगी, मूछें खड़ी होंगी। चंद्रशेखर आजाद की कोई टोपी नहीं होगी, मूछें ऐठते हुए और जनेऊ पहने हुए, अब बगल में रिवॉल्वर का फोटो आता है। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था। इनके पिता सीताराम उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन उन्नाव में अकाल पड़ा और यह मध्य प्रदेश चले गए और भावरा में रहे। और चंद्रशेखर आजाद का जो है जन्म भी वहीं पर हुआ। और ये भावरा जो है वो भीलों का, आदिवासियों का क्षेत्र है। तो उन्हीं बच्चों के साथ ये रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, और तीर अंदाजी, कुश्ती लड़ना, निशानेबाजी करना, ये सब उन बच्चों में मिलकर के खेल खेल में इन्होंने सीख लिया। उसके बाद इनकी शिक्षा शुरू होती है दोस्तों। तो जब इनकी शिक्षा शुरू होती है तो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, ये आप लोग सब जानते हैं। और जलियांवाला कांड इतना भीभत्स था, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को 1919 को, कि पूरा देश हिल गया। क्योंकि अमृतसर में पहले बड़े बड़े राजा महाराजा बाग लगवाते थे, तो उसके चारों से बाउंड्री कर देते थे और ऊपर ऐसे कर देते थे, स्लिप वाला। तो उस बाग में बैसाखी के दिन जो खिचड़ी हम लोग करते, मकर संक्रांति, उन्होंने एक बहुत, वहां मेला लगता था और वहां पर सब लोग, बूढ़े बच्चे सब इकट्ठे हुए। अंग्रेज को सूचना मिली, या हमारे भारतवासी ने किसी ने दिया होगा, क्योंकि गुप्तचर तो हम ही थे, कि वहां पर कुछ गदर हो सकता है, बड़ा जमावा है। जनरल डायर को अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया कि जाइए उस भीड़ को तितर बितर कर दीजिए। जनरल डायर गोरखा रेजिमेंट ले गया, बिना चेतावनी दिए, एक ही गेट था उसमें जाने के लिए, फायर करने लगा। वहां पर एक अंधा कुआं था, गोलियां चलने लगी, 2 साल के भी बच्चे को लगी और 70 साल के भी बाबा को, वो बूढ़े को लगी। लोग भागने लगे, दीवार ऊंची थी, एक अंधा कुआं था, लोग कूदते गए, उसके ऊपर कूदते गए, और कूद कूद कर कुआं भर गया। और कूदने, जिनके ऊपर लोग कूदे, जो पहले कूदा, दूसरा कूदा, से कूद कूद के उसी में मर गए। बहुत बड़ा नरसंहार था। इसकी देश देश में भर्त्सना की गई। और चंद्रशेखर आजाद जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने सुना, तो इनका भी खून खौल गया। उस समय नौजवानों का खून ऐसे खौलता था, क्योंकि कुछ और नहीं था दोस्तों। देश हमारा है, हमारे यहाँ गद्दार आए हैं, आज देश में गद्दार है, लेकिन
चाटने के लिए उस जमाने में, जैसे अंग्रेज बहादुर कहते थे, आज ये पार्टियों में चाट रहे हैं। देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश क्या होगा क्या नहीं होगा, बस चाटने को मिल जाए, 2 समोसा और चाय मिल जाए तो नेताजी के पूरे दिन चल रहे हैं। अरे हम बड़े काम में थे, नेताजी के साथ थे। ठीक है, जो भी है दोस्तों, हम उस पर नहीं जाते हैं। जलियांवाला कांड जब हुआ तो चंद्रशेखर आजाद ने भी सुना, 12-13 साल के थे। इनको बहुत गुस्सा आया और लड़कों के साथ जो भी उत्पात हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें शामिल रहे। फिर आप लोगों को पता है 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद पढ़ाई छोड़ करके और आंदोलन में कूद गए। लेकिन बीच में ही गांधी जी ने, जब ये चौरी चौरा का कांड हुआ जिसमें 21 पुलिस वाले जिंदे जला दिए गए थे, तो उसी धरने पर जो चंद्रशेखर आजाद 14 या 15 साल के बालक थे, पुलिस वालों ने उनको उठा लिया और उनके ऊपर जो है मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट, एक पारसी मजिस्ट्रेट थे खरे घाट, वह सजा देने में बहुत मशहूर थे, सख्त से सख्त सजा देते थे। किसको देते थे? अपने देश के भारतवासियों को। अंग्रेज को तो सजा दे नहीं सकते मजिस्ट्रेट साहब, तो अपनी रोटी बढ़िया खाने के लिए, बढ़िया आनंदमय जीवन जीने के लिए वो हमारे देशवासियों को कठोर सजा देने में मशहूर थे। उन्हीं की अदालत में इनका केस गया। चंद्रशेखर आजाद का बालक थे, 14 या 15 साल के, क्योंकि 1921 की बात है और 23 जुलाई 1906 में पैदा हुए। तो जब मजिस्ट्रेट के पास गए तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बहादुर चाहे शेर का बच्चा भैया छोटा हो या बड़ा हो, बहादुर तो बहादुर ही होता है। कहा मेरा नाम आजाद है। बोले फिर तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोला स्वाधीनता है। बोला तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहा मेरी माँ का नाम भारत माता और घर मेरा जो है जेल। अब खरे घाट का तो पारा जो है भयंकर चढ़ गया, ना नाम बताए न गांव बताए, सारा कुछ देश हित के लिए उन्होंने कह दिया। अब खरे घाट ने कहा, उस समय नाबालिग थे, जेल भेज नहीं सकते थे, तो इनको 15 बेतों की या कोड़ों की सजा सुनाई गई। शर्ट उतार दिया गया, बेत पढ़ते रहे, कोड़े पढ़ते रहे, 15 कोड़ों की सजा। हर कोड़ा के जैसे ही पढ़ता था भारत माता की जय, जैसे ही पढ़ता था भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते गए, और 15 कोड़े लगने के बाद इनका पेट लहूलुहान हो गया और इनको सजा मिल गई थी, जेल की सजा नहीं थी। तो 3 आने पैसे, जो भी कैदी जेल काट कर सजा काट के आता है तो उसकी कुछ मजदूरी होती है, तो 3 आने पैसे इनको मिले और उस पैसे को खरे घाट के मुंह पर इन्होंने फेंक दिया और उसी दिन से इस बालक का नाम था आजाद पड़ गया। कुछ लोग पंडित जी कहते थे, कुछ लोग आजाद कहते थे, चंद्रशेखर तो नाम भूल ही गए थे। अब पुलिस की मार भी खा गए कोड़े की। असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी ने वापस ले लिया। इनके दिमाग में आया कि अंग्रेज जो है बातों से नहीं मानेंगे, ये लातों से मानेंगे, मतलब मारना पड़ेगा इनको, और मारने के लिए तो लाठी से मार नहीं सकते हैं, उसके तरह ढाई ढाई वाली चाहिए रिवाल्वर बंदूक। ये चले गए बनारस। बनारस उस समय क्रांतिकारियों का मेन अड्डा था। मनमनाथ गुप्ता और परवेश मुखर्जी उस समय मतलब आंदोलन चला रहे थे और हिंदुस्तान क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान प्रजातंत्र के नाम से एक पार्टी थी, उसमें शामिल हो गए। उसके बाद उस पार्टी का काम था कि जो गरीबों से लूट करके अमीर बने थे उनको लूटना और उस पैसे से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाना या जरूरतमंद को गरीबों में बांट देना। लेकिन उन्होंने देखा कि हम किसको लूट रहे हैं, अपने देश के ही अमीरों को। अंग्रेजों को लूटते तो अमीर गरीब दोनों साथ आ जाते, लेकिन वहां के जो गरीब थे उनको यह डाउट लग गया कि ये देशभक्त नहीं है, ये तो लुटेरे हैं। तो इन्होंने जो है वह काम दोस्तों छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप जानते ही हैं, एक कांड था साइमन कमीशन, जब आया था 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने उसका बहुत विरोध किया, पूरे देश में विरोध हुआ, एक जगह भाषण दे रहे थे और उसके बाद जो है अंग्रेज के अधिकारियों ने आदेश दिया
कि इस लाला लाजपत राय को इतना मारो ये मन से हट जाए। उसके बाद जो है जितने पब्लिक खड़ी थी लाठी भाजना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने। लाला लाजपत राय के सर पर एक शरीर में तो पड़ ही रहा था, मतलब ऐसा पुलिस वाले मारते हैं कि मौत ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डंडा उनके सर पर लगा और सर फट गया और कुछ देर अस्पताल बेड में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद मतलब बहुत ज्यादा नाराज हुए और जिस अधिकारी ने आदेश दिया था उसकी हत्या करना या जिसने लाठी चलवाई थी उसकी हत्या करना। इसमें चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ये सब मिल करके और अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी। जैसे ही इन्होंने भगत सिंह ने गोली मारी, एक हमारा हिंदुस्तान का सिपाही था, वह दौड़ा कि भगत सिंह को गोली मार दें। तब तक पंडित जी मूंछों पर ताव दिए, चंद्रशेखर आजाद जी खड़े थे और हिंदुस्तान के अफसर को टैं शूट कर दिया। मतलब एक कवरिंग फायर दे रहे थे कि कोई खतरा होगा तो हम आपको बचा लेंगे। वहां से लोग भागे, बहुत से क्रांतिकारी जो है पकड़े गए और कुछ को काला पानी मिला, कुछ को अलग अलग सजा मिला। उसके बाद जो है जब पकड़े गए तो संगठन दोस्तों तो बिखर जाता है, 1-2 लाख तो थे नहीं इनके पास। तो फिरोज शाह कोटला में आजाद जी जो है, उससे भी पहले की घटना बताऊं, जब राम प्रसाद बिस्मिल जब क्रांतिकारियों का हेड होते थे, वो भी पंडित जी थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी भी मुझसे पतली सी है, टाइट है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, भगत सिंह पर भी बनाऊंगा। तो 1925 में, अभी 28 की बात कर दी ना, 1925 में संगठन के पास पैसे की कमी हुई। तय हुआ कि ऐसे लोगों को, हिंदुस्तानियों को लूटने से अच्छा है कि सरकार का खजाना क्यों न लूट लिया जाए। तो 8 डाउन पैसेंजर लखनऊ टू सहारनपुर की जो थी, या सहारनपुर से लखनऊ थी, वो सहारनपुर से लखनऊ थी, वो काकोरी स्टेशन पर 10 लोग उस गाड़ी में बैठे, संगठन में 40 लोग थे, और वहां पर चैन खींच दिया काकोरी स्टेशन के पास और गार्ड को कवर कर लिया और खजाने को लूट कर लेकर चले गए। अब खजाने को लूट कर लेकर के चले गए। उस समय अंग्रेजों की सिक्योरिटी बहुत तेज थी। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल का चेहरा नहीं जानते थे। सिक्योरिटी में हमारे जैसे ही, हमारे भारत के लोग ही अंग्रेजों के चमचे गुलाम थे, जूता चाटते थे। यही लोग बताते थे कि भगत सिंह कौन है, सुखदेव कौन है, चंद्रशेखर आजाद कौन है, बिस्मिल कौन है, जितने लोगों की, राम प्रसाद लोहड़ी कौन है। तो ये सब जो है यही हम ही लोग बताते थे चंद सिक्के पर, क्योंकि गुलाम भी तो हम इसीलिए हुए ना। चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो है इसमें काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, राजेंद्र सिंह लोहड़ी पकड़े गए, रोशन सिंह पकड़े गए, और एक है अशफाक उल्लाह पकड़े गए। वैसे 10 लोग पकड़े गए थे, लेकिन 4 लोगों की फांसी हो गई, 2 को आजीवन कारावास हो गया। तो इस प्रकार से संगठन, उसमें चंद्रशेखर आजाद थे लेकिन चकमा देकर निकल गए। उसके बाद फिरोज शाह कोटला दिल्ली में गए, वहां पर मीटिंग हुई और उसी में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया इन्होंने, और उसी में भगत सिंह शामिल हुए। पहला भगत सिंह इस गैंग में आई। उसके बाद सैंडर्स हत्याकांड का मैंने वर्णन किया है, थोड़ा सा बीच में स्लिप कर गया। तो सैंडर्स हत्याकांड कर लिए, उसके बाद भगत सिंह भी वहां से फरार हो गए, सब लोग फरार हो गए। लेकिन देखा कि इन्होंने कि क्या किया जाए, और कुछ सुखदेव और राजगुरु गिरफ्तार हो गए थे कि इस बहरे सरकार के, अंग्रेज जो बहरी सरकार थी, इसकी कान में सुनाई नहीं देता हमारी पीड़ा, हमारी आवाज कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि 1921 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी को बंद करना पड़ा। क्यों? कि अंग्रेजों के पास पूरे साधन थे, 21 पुलिस वाले जलाए गए हैं, तो वो कुछ भी कहीं से भी हथियार मंगा करके और दमनकारी चला देंगे, गोलियां चलाते रहेंगे, उनका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो गांधी जी आंदोलन को रोक दिया था। उसी से नाराज होकर के चंद्रशेखर आजाद जो है गरम दल में शामिल हो गए
और जो है अपनी गतिविधियां चलाई इन्होंने। अब क्या हुआ कि भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली, दिल्ली के असेंबली में बम फोड़ा। वो बम ऐसा था कि सिर्फ आवाज करता था, किसी को घायल नहीं करता था। 2 बम डाले, भगदड़ मच गई। जज साहब भी थे, अधिकारी भी थे, जो मेज होता ना, मेज के नीचे बैठ गए और उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और पर्चे बांटे। भगत सिंह ने खुद गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद जो है अब चंद्रशेखर आजाद जो है अकेले पड़ गए दोस्तों, सारी पार्टी टूट गई। तो अब ये क्या करें, संगठन को कैसे मजबूत करें, अकेला चना भार कैसे फोड़े। बहुत तो पकड़ गए, लोगों से गद्दारी कर दी। वहां से वो जो है प्रयागराज जो है, जो इलाहाबाद कहलाता था, वहां प्रयागराज में एक जो है वीरभद्र तिवारी था, जो हमारे संगठन का HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के जो बैंक का खाता था, लेन देन था, वीरभद्र तिवारी के हाथों में दिया था। वो भी इस गैंग का सदस्य था। मैंने एक जगह पढ़ा है, गूगल में पढ़ा, किताब में भी पढ़ा, चारों का जोड़ करके आपको बता रहा हूं कि लोग, अभी और बताऊंगा। ये वीरभद्र तिवारी के घर गए और कहे भाई पता करो बैंक में कितना पैसा है और हमें संगठन के लिए हथियार खरीदना। क्यों पकड़े जाते थे, हथियार भी पकड़ लिया जाता था, गोलियां भी पकड़ ली जाती थी, या फेंक दोगे तो पुलिस ले लेगी। मतलब उस समय हथियार और गोलियों की जरूरत थी और पैसे से मिलती थी। कोई हमारे यहाँ तो फैक्ट्री था नहीं। तो अब उसमें क्या हुआ दोस्तों कि वीरभद्र तिवारी कहा ठीक है, मैं बैंक में जाता हूं, पैसा निकाल के लाता हूं और आप चलिए, कहाँ रुकेंगे। तो उन्होंने कहा मैं अल्फ्रेड पार्क में रुकता हूं, और सुखदेव राज इनके साथ थे। उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू के घर जाते हैं, आनंद भवन में, क्योंकि चाहते थे कि जब ये राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की फांसी लिख दी गई, तो चाहते थे कि या तो फांसी कम कर दी, सजा कम कर दिया जाए, और नहीं कम हो सकता है तो आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय, मतलब उनके पिताजी मरे थे हाल ही में, तो अब तो बहुत बड़े बैरिस्टर थे मोतीलाल नेहरू, तो चाहे जवाहरलाल समझ के उनके भी बैरिस्टर थे, वो गए हों या मोतीलाल जी के पास गए हों, क्योंकि बहुत बड़े बैरिस्टर थे और कानून के ऊपर जाता था। लेकिन उनके पिताजी मर चुके थे, जवाहरलाल से मिले तो शायद मतलब इस कांड में जवाहरलाल नेहरू ने कोई मदद नहीं की। 1 किलोमीटर अल्फ्रेड पार्क से है, ये फिर अल्फ्रेड पार्क में चले गए सुखदेव राज के साथ। तिवारी बैंक के तरफ चला, उसके दिमाग में ये आ गया कि यदि मैं चंद्रशेखर आजाद को पकड़वा देता हूं तो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर निकले हुए इनाम को ले लूंगा, संगठन के ही 2 बच्चे हैं, और जो एसोसिएशन का पैसा है बैंक में वो सब मेरे नाम पर हो जाएगा। वो क्या किया, सीधे एक भारतीय पुलिस अधिकारी के पास वो चले गए और बोले कि चंद्रशेखर पंडित जी पार्क में बैठे हैं। शंभूनाथ तिवारी, इंस्पेक्टर जो था शंभू, के पास चले गए। अब शंभू ने क्या किया, हिंदुस्तानी बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, इंस्पेक्टर थे। ये जो है क्या किया, जो है इन्होंने एसपी मेजर्स को जो है इन्होंने फोन किया कि मतलब आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क में है। इन्होंने क्या किया, मेजर्स ने, जो खुफिया विभाग का कार्यालय था और पुलिस लाइन में जो आदमी बैठा हुआ था, उसके पास फोन किए कि आधे मिनट में 80 जवान हथियारबंद लेकर के और अल्फ्रेड पार्क पर पहुंचिए। तुरंत मतलब सेना पहुंच गई, और सेना कौन थी, हमारे हिंदुस्तानी और थोड़ा अंग्रेज। पार्क को घेर दिया गया और उसी समय विश्वेश्वर सिंह डिप्टी एसपी, ध्यान से सुनिएगा, शंभूनाथ, विश्वेश्वर सिंह, ये कौन थे, हमारे भारत के ही लोग थे। किसको मारते, आजाद को। तगमा लगता, पीतल चढ़ जाता, ये सब कुछ हो जाता। ऐसे हम हैं, ऐसे थे और ऐसे नहीं रहेंगे, हम सोचेंगे। उसके बाद फॉर्म
अपनी एम्बेसडर कार से डिप्टी एसपी विश्वेश्वर सिंह को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। आजाद को कुछ पता ही नहीं है क्या होगा, घर का भेदी लंका ढावे। उसके बाद एक तीन तरफ से इसको घेर दिया गया और टॉम जो है उसने पहली गोली मारी और आजाद के दाहिने में लगी। यह क्यों मैं कह रहा हूं, यह जो है उस समय एक इंस्पेक्टर होते थे गुप्तचर विभाग में और उनकी एक डायरी आनंद, और रोज डायरी लिखते थे और आनंद भवन में डायरी रखी गई थी। उस डायरी से पूरा जो है मतलब उनका नाम था दोस्तों धर्मेंद्र गौड़। वो इंटेलिजेंस विभाग में थे और घटना के समय 80 जवानों के साथ ये भी पहुंचे थे और पूरी घटना को इन्होंने शाम को डायरी में वर्णन किया। लोग अलग अलग अफवाह उड़ाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सिक्योरिटी दिए, वो किए, लेकिन ये सब चीजें जो है बकवासबाजी है। उसके बाद जो है ये भी पहुंचे, टॉम ने गोली मारी, इनके जांग में लगी और जब तक ये अपना रिवॉल्वर निकाल रहे थे तब तक विश्वेश्वर सिंह ने एक गोली मारी उनको दाहिने हाथ में लगते हुए और सीधे में जाकर के फेफड़े में धंस गई। अब उसके बाद फायरिंग शुरू हो गया। लोग आज तक पढ़ाया गया है कि उनके रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, 7 गोली थी, तो 6 गोली तो चलाए और अंतिम गोली अपनी खोपड़ी में उन्होंने दाग लिया। लेकिन नहीं, धर्मेंद्र गौड़ की डायरी से पंडित जी ने 39 गोलियां चलाई जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए और विश्वेश्वर सिंह उनको ललकारने लगा कि सामने आओ। ये भी लगे ललकारने और जैसे ही विश्वेश्वर सिंह थोड़ा सा दिखाई दिया, आजाद की गोली जो है कोल्ट जो उनके पास गन थी ऐसा निशाना इन्होंने मारा कि जेवड़े को तोड़ते हुए पार निकल गई और वही भाई साहब रह गए। और टाम के हाथ में गोली मारी, दाहिने हाथ की कलाई की हड्डी टूटते हुए वो भी वही बैठ गए। गोलियां चलती रही, खत्म हो गई। इन्होंने सोचा कि अंग्रेज हमको पकड़ेंगे तो बहुत दुर्दशा होगा और मैं तो आजाद हूं, आजाद ही रहा हूं, 14 वर्ष मजिस्ट्रेट से नहीं डरे, तो एक गोली अपने सर में इन्होंने मार दी। ये गिर गए। गोलियां चल रही थी, 80 थे, 40 लाठी वाले थे और 40 हथियार वाले थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कुछ थे जिनके रगों में देशभक्ति थी, जो सिपाही थे, उन्होंने आजाद के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। हमें कहा हम गोली नहीं चलाएंगे। बाद में उनको सजा दी गई, लेकिन कुछ ऐसे थे जो गोली चलाए। आजाद मर गए, पर इनको विश्वास नहीं था कि आजाद मर गए। कुछ गज दूरी से आजाद के ऊपर जो है, उनके लाश के ऊपर जो है इन्होंने 20-25 राउंड मारी। जब ये लग गया कि हाँ अब ये आदमी कंप्लीट मर चुका है, तब जाके इनको इन्होंने पकड़ा और इनको बिना पब्लिक को बताए, बिना इनके घर वालों को लाश दिए और इनका जो है दाह संस्कार कर दिया। तो आजाद जो थे, इस देश को कहते फॉरगेटिंग हीरो, जिनको हम अब याद नहीं करते हैं। इनकी मूर्तियां बनती छोटी छोटी। आज जिन्होंने एक भी गोली नहीं खाई है उनकी बनती। अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। अरे कम से कम उनका तो इज्जत करो यार। अब आजाद के पिताजी कब मर गए? उनकी माँ जगरानी देवी थी, उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वो कहाँ गए, इनके भाई कहाँ गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चुप है। अब अलग ही हवा बही हुई है। अरे सूरज कभी डूबता नहीं है, ये पृथ्वी नाचती है। तो बहादुरों की बहादुरी गाने के लिए लोग नहीं है तो मैं हूं ना। मैं यूट्यूब पर बना रहा हूं और सारे फॉरगेटिंग हीरो जिनको आज लोग सम्मान बहुत कम देते हैं, उसके बाद जिन्होंने, गांधी जी कोल्ड ब्लड वाले थे, शांत थे लेकिन जिद्दी थे। वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। जैसे एक सांप को खाता है ना, वो एक बार काटता नहीं है, वहां से सरकता जाता है। तो गांधी जी बहुत बार भी खाए, जेलों में रहे, लेकिन जिद रखे थे कि अंग्रेज को भगा के ही छोड़ेंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे। कोई एक गाल पर मारता है तो कहते थे दूसरा गाल भी दे दो। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान थे कहते थे मार नहीं खाएंगे, मारेंगे। आप देखेंगे गांव में आपके अड़ोस पड़ोस में लड़का होता है, तो जिसमें आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए, आजाद हिंद फौज की एक सेना खड़ी कर दी, भगत सिंह
खुद जो है मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए सुखदेव राजगुरु ये सब फांसी के फंदे पर गए और फांसी चढ़ना चाहते थे कि जनता देखे कि इस पूरे देश में इसका प्रचार होगा और लोग और जो है भगत सिंह पैदा होंगे। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन ही लूट लिए अपने मतलब कमांडरी में, जिसको कमांडर वही सेनापति थे, और आजाद तो आजाद थे। आजाद कभी जिंदा नहीं आए, मर गए अल्फ्रेड पार्क पे। तो हमारे वीरभद्र तिवारी कैसे थे, उनको भी गोली मारने के लिए आदमी भेजे गए, लेकिन वो बच गए। और दोस्तों धीरे धीरे लास्ट में 27 फरवरी की ये घटना है, अल्फ्रेड पार्क में शूरवीर शेरे उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में भी सीखे, तो आजाद इस दुनिया से निकल गए। माँ भारती को आजाद नहीं करा सके पर अपने आजाद रहे। तो ऐसे वीरों को दोस्तों हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि ऐसे ही वीर हमारे देश में पैदा हों और देश को जो है, जो हिंदुओं का हमारा देश है, अफगानिस्तान में भी हिंदू रहते थे, गांधार में भी हिंदू रहते थे, गांधार नरेश शकुनी वहां सब तो हिंदू रहते थे। ये बाद में मुल्ला जी आए और धीरे धीरे करते रहे, और हमारे देश की ये अंग्रेज तुर्क बाबर की मजाल नहीं थे हमारे देश में झंडा गाड़ देते थे, लेकिन हमारे देश के गद्दार ने उनको बुलाया, खिलाया और कहा इनको मार दो और उस एरिया को मैं ले लूंगा, पर अपने नहीं मार पाए, दूसरे को बुलाए, और पूरा जो है 1206 से लेकर के 1947 तक गुलाम रहे। तो इसी साथ इन वीर सपूतों को हम प्रणाम करते हैं, सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।